आप लोग हेडिंग डाल दो, सांची का स्तूप। मैंने बताया कि 84,000 बनवाए थे, कितनी है अभी? तो पांचों को हम पढ़ेंगे, एक एक हेडिंग डालो। सांची का स्तूप, पहली हेडिंग सांची का स्तूप, पहली हेडिंग डाल दो। सांची का स्तूप हेडिंग डाल दी। तो दोस्तों आपको सांची का स्तूप जो है वो दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो इसमें अशोक ने ये स्तूप बनवाया था, लेकिन अशोक ने ये स्तूप ईंटों से बनवाया, ईंटों से बनवाया। लेकिन बाद में ईंटें धीरे धीरे ईंटों में क्षरण होने लगा, अर्थात ईंटें जो है वो खराब होने लगी। अतः बाद में अशोक के बाद शुंग काल में पत्थरों का इस्तेमाल इस पर किया गया। अर्थात अब आप देखोगे बहुत ही क्लियर कट मैप है। इसमें यदि आप देखोगे तो ये ईंटें दिख रही ना नीचे, इनके ऊपर ये पत्थर लगवाने का काम शुंग शासकों ने किया था। बाद में ये जो तोरण द्वार है, ये वाला गेट जो है ना दिख रहा है ना, ये तोरण द्वार एक नहीं है, 4 दिशाओं में बने हुए हैं, 4। अब शायद आपको ये इसमें दिखे या नहीं दिखे, इसमें रहा, इसमें 3 दिख रहे हैं, या फिर मान लो चलो 2 तो दिख ही रहे हैं ना, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 4 दिशाओं में 4 तोरण द्वार बनवाने का काम सातवाहन शासकों ने किया, सातवाहन शासकों ने। और एकदम क्लियर कट है, ये जो वेस्टर्नी है ना, ये वाली, ये लकड़ी की बनी हुई है। यहां मैंने बताया तो ऊपर, यहां पर जाकर के प्रदक्षिणा करते हैं, मतलब घूमते हैं इसके चारों तरफ। अपन मंदिर में चारों तरफ नहीं आते हैं दो खाने के लिए, परिक्रमा जिसको बोलते हैं जी, परिक्रमा, फेरी, जो भी नाम हो। तो इस प्रकार से ये वाली वेस्टर्नी है, ये वाली हर्मिका है, ये वाला छत्रक है, और यहां धातु कलश शायद दिख नहीं रहा अपने को, धातु कलश दिख नहीं रहा इसमें। तो और ये तोरण द्वार है ही, मैंने आपको बता दिया। और ये चबूतरे पे बना हुआ, चबूतरे को मेदी या चबूतरा कहते हैं, ठीक है, तो लिखा दूं। और ये जो तोरण द्वार है उस पर 3 पट्टिकाएं, 1 2 और ये 3, इन पे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ मूर्तियां, ठीक है। तो मैं अब लिखा देता हूं, आप लिखेंगे सांची का स्तूप में लिखेंगे दोस्तों, इसकी खोज, इसकी खोज रायलट एवं मेजर कोल ने की है। इसकी खोज रायलट एवं मेजर कोल ने की, रायलट एवं मेजर कोल ने की। यह कहां पर है दोस्तों? रायसेन जिला, एमपी, एमपी में स्थित स्थित, लिख दिया। अशोक ने ईंटों से बनवाया, अशोक ने ईंटों से बनवाया, परंतु शुंग काल में, परंतु शुंग काल में, शुंग लिखूं क्या? शुंग काल में, शुंग काल में
ईंटों पर पत्थर लगवाए गए। पत्थर लगवाए गए। सातवाहन काल में, सातवाहन काल में सातवाहन काल में, सातवाहन लिख दोगे? ओके। सातवाहन काल में चार दिशाओं में चार, सातवाहन काल में चार दिशाओं में चार तोरण द्वार, चार तोरण द्वार बनवाए गए, तोरण द्वार बनवाए गए। ओके। तो अभी किस जिले में है? अच्छा, इसके पास में भीमबेटका की गुफाएं हैं। भारत में मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो जीवन यापन किया गया तो वो भी इसके पास में है। अब मैं कुछ खास बातें यदि आपको दिख रही हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे शायद कि सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में एक पहाड़ी पर स्थित छोटा सा गांव है सांची। बेतवा नदी के किनारे, भोपाल से 46 किलोमीटर, मतलब नहीं है अपने को। और एक बात और, ये विदिशा जिले से 10 किलोमीटर ही दूर है। लेकिन ध्यान रखना, विदिशा जिले में नहीं है, रायसेन जिला करना आपको। किलोमीटर 10 ही है विदिशा से, लेकिन रायसेन जिला। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। विदिशा से नजदीक होने के कारण लोगों में यह भ्रम होता है कि ये विदिशा जिले में है, नहीं। आप इसको रायसेन जिला ही याद करें, क्योंकि कई बार बताते हैं। इस सांची के स्तूप को मूलतः, सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र सुंग द्वारा जीर्णोद्धार करवाया, बड़ा और विशाल बना दिया गया, पत्थर लगवा दिए। इसमें एक अर्ध गोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूप में एक छत्र था। तो ये तो है आज भी। तो सातवाहन काल के अंदर इसमें वो चार को तोड़ और बनवा दिए गए। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको सारी बता दी। हाँ, इसमें वो जानकारी जरूर नहीं है कि इसकी खोज किसने की थी। ये तो नहीं है ना, शायद नहीं है जानकारी। ये इसके विशाल तोरण द्वार जो है ना, उनकी फोटोज है। ये देखो, इतनी बढ़िया गढ़त है। ये रायसेन जिले की पूरी पहाड़ियों के साथ सिंदरी। तो ये देखो आप, इनके जो फोटोज जो बनाई गई हैं पत्थर में गढ़ाई करके, दिख रही होंगी। ये इस प्रकार से गढ़ी गई है। ये तोरण द्वार की स्थिति। तो उस जमाने में हमारी कलाकारी विश्व में सबसे अद्भुत थी। इसलिए क्वेश्चंस आते हैं इन पर। आप लोगों को ये लग रहा है ना कि साहब ये क्या काम आएगी, चीजें हैं भारत की, ये मर्यादाएं हैं, इनको किस प्रकार से रोका गया है। ये पत्थर है दोस्तों, कोई चूना सीमेंट नहीं है, कोई लंटर फंटर नहीं है, कोई सरिये नहीं है। और 3000 मतलब 2300 साल हो गए इनको, 2000 साल हो गए इनको। ये यूं कहीं रुके में, आंधी तूफान, कितनी भयंकर तूफान, चक्रवात, पता नहीं क्या क्या आते हैं। आज भी बिजली के पोल जो खड़े होते हैं वो गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं चक्रवातों में, ये नहीं गिरते। इनका निर्माण इस तरह से, और बिना सीमेंट के सीधे पत्थरों को पत्थरों पर सेट किया गया। आप देख पा रहे हैं क्या? ये देखो, पत्थर पर पत्थर है, ये नीचे पत्थर पर ये सीधा लगाया गया, और इनके ऊपर ये ऊपर एक विशाल पत्थर को नीचे गढ़ करके और फिर ऊपर टिकाया गया। ये यहां से टूटा हुआ भी है, पत्थर टूट गया, जो कि पहले एक ही था ये। समझ रहे हैं? ये यहां से टूटा हुआ, पहले एक का एक था ये। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाया गया। बहुत बारीक चित्रकारी, इतनी बारीक कि ये देखो, गौतम बुद्ध के लिए ये यहाँ पर कितनी सारे लोगों को बनाया गया। यहाँ एक हाथी है, इधर हाथी है, आप देख रहे हैं ना। तो चलो
अब इसमें आप गिनती करोगे तो 32 तिलियां हैं, उस समय का प्रतीक है चक्रू में, ठीक है। तो अब आप ये तो छोड़ दो, ज्यादा मत देखो। नंबर 2, सारनाथ का स्तूप। नंबर 2, सारनाथ का स्तूप। सारनाथ कहां पड़ता है, मैंने बता दिया आपको बार बार, वाराणसी जिला। अभी मैंने सारनाथ का स्तंभ की जानकारी लिखवाई थी आपको, लिखाई थी ना। तो ये यूपी में है, वाराणसी जिले में, जिला यूपी। या जिला लिखने की जरूरत नहीं है, वाराणसी यूपी में। अभी तो बताया था मैंने आपको स्तंभ। तो सारनाथ वाला, इसकी यदि बात करेंगे तो ये स्तूप जो है वो एक ना होकर के अनेक स्तूप है, यहाँ पे कई स्तूप बनवाए गए हैं, ठीक है। तो या तो मैं पहले बता दूं, आपको दिखा दूं। हाँ, यस। क्रोम, सारनाथ। ये रहे, ये क्या आ गया, तो ये जो स्तूप है, यहाँ कई स्तूप और भी हैं, कई खंडर हैं, स्तूप हैं। बौद्ध भिक्षु देख पा रहे हैं आप लोग। तो सारनाथ का ये जो स्तूप है ये काफी ऊंचा है, और ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। इसके ऊपर आपको ऊपर जो है बीच में छत्रक भी दिख रहा होगा, छत्रक, छत्रक जो है ना ऊपर। तो ये अलग आकार और डिजाइन में बनाया गया। नीचे यहाँ पत्थरों का प्रयोग किया गया, ये दोस्तों पत्थर है यहाँ पे। इसके ऊपर ये ईंटें हैं, ईंटों से जोड़ करके बनाया गया। यहाँ पर आपको ईंटें दिख भी रही होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पत्थरों से निर्मित है, सारनाथ वाला अशोक के द्वारा बनाया गया। तो लिखो इसको, वाराणसी यूपी में स्थित, वाराणसी यूपी में स्थित अशोक द्वारा निर्मित, अशोक द्वारा निर्मित निर्मित यह स्तूप मूलतः ईंटों से बनाया गया था, मूलतः ईंटों से बनाया गया था। गुप्त काल में, गुप्त काल में पत्थर की परत चढ़ाई गई, यहां चारों ओर अनेक स्तूप प्राप्त हुए हैं। हुए हैं, ओके जी। मैं समझा नहीं, दोबारा बोलूं कि यहाँ चारों ओर अनेक स्तूप स्तूप प्राप्त हुए हैं, यहाँ चारों ओर अनेक स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आप एक बात देखो इसको ध्यान से, ये ईंटें खराब होने लग गई, दिख रहे हैं, और ये देखो नीचे गिर रही हैं। ऐसा पहले निचाई पर ज्यादा हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नमी बहुत है, नदियां भी हैं, बारिश भी अच्छी होती है। तो नमी के कारण ईंटें जो खराब होने लग गई। तो शुरू में गुप्त काल में, यानी 600 साल बाद, ये नीचे नीचे पत्थर लगाए गए थे। ये देखो पत्थर दिख रहे होंगे ना आपको,
पत्थरों के जॉइंट, ये पत्थर डिजाइन भी है। तो इनमें ताखे बनाए गए, ताक का मतलब जहां मूर्ति रखी जा सके, अलमारी है, आड़ो, आड़ो जो भी है मतलब, तो ये बनाए गए थे। और आज भी जहां जहां पत्थर लगे थे वो मजबूती से टिका हुआ है, लेकिन ईंटें खराब होने लग गई हैं। अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से गिरने लग गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नमी बहुत है। जबकि राजस्थान में जो विराटनगर में जो टूटा हुआ है, मैं खुद देख के आया हूं कि वो ईंटें आज भी मजबूत है। मतलब पत्थर को उन ईंटों पे मार दो तो भी ईंट टूटती नहीं है, क्योंकि राजस्थान में नमी कम है, शुष्कता ज्यादा है, शुष्क है, तो दिक्कत है। उत्तर प्रदेश में नमी होने के कारण ये गिरने लग गए। ओके, तो तीसरा लिख दो दोस्तों, नंबर 3 हेडिंग डाल दो, तक्षशिला का स्तूप, तक्षशिला का स्तूप, तक्षशिला का स्तूप। तो तक्षशिला पाकिस्तान में है दोस्तों, पेशावर पाकिस्तान में है। और वहां जो स्तूप मिला है वो काफी कुछ टूट गया, क्योंकि एक तो मुस्लिम लोग पसंद नहीं करते। आपको पता हो तो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति गौतम बुद्ध की अफगानिस्तान में थी, बामियान में। एक पूरे पहाड़ को ही गौतम बुद्ध बना दिया गया था, लेकिन वो तोड़ दी गई, कुषाण काल में बनाई गई थी, अभी तोड़ी थोड़े दिन पहले, मतलब 2 4 5 साल पहले ही उसको बम लगा करके उस पूरे पहाड़ को ही उड़ा दिया, क्योंकि उनको पसंद नहीं है मूर्तियां, मूर्तियों से वो बड़ी नफरत करते हैं। फिर भी मैं ये तक्षशिला की स्थिति है, तो काफी कुछ खंडित अवस्था में है, क्योंकि लोग तोड़ रहे हैं आज भी, सुरक्षा नहीं करना चाहते लोग। इसके जो पत्थर लगाए गए थे बीच बीच में आपको मिलेंगे लोगों के तोड़े हुए, कुछ पत्थर अभी भी अपने मूल रूप में है, कुछ डिजाइन यहाँ पर आपको नजर आएंगी जो तोड़ी नहीं गई है, लेकिन बाकी सब कुछ खंडित अवस्था में है। इसके चारों ओर भी बहुत सारे स्तूप और बनाए गए थे, लेकिन वो तो अब खत्म के लगभग है। ये भी साल 2 5 साल 10 साल ही बचेगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो रक्षा नहीं करना चाहते। तो 2300 साल पुरानी जो चीजें हैं रक्षा नहीं करना चाहते हैं, ये अलग बात है। तो ये मैं आपको लिखा रहा हूं, तक्षशिला का स्तूप लिख दें इसमें दोस्तों। अशोक के द्वारा, अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया, निर्मित करवाया गया कुषाण काल में, कुषाण काल में चारों ओर पत्थर लगवाए गए, चारों ओर पत्थर लगवाए गए। ओके, अगला दोस्तों, 3 तो हो गए ना, 2 बचे, एक भरूच का और एक अमरावती का। तो चौथा है भरूच का, भरूच का स्तूप, भरूच का स्तूप। ये भरूच कहाँ है दोस्तों? ये सतना जिला एमपी में, एमपी में। ये जो स्तूप है भरूच वाला, इसकी खोज कनिंघम ने की थी, क्योंकि जंगल में था ये, तो कनिंघम ने खोज की थी, कनिंघम महोदय ने इसकी खोज की। वर्तमान में यह, वर्तमान में इसके पत्थर की वेस्टर्नी
इसकी पत्थर की वेस्टर्नी ही प्राप्त होती है, ही प्राप्त होती है। इसके अवशेष भोपाल, कलकत्ता संग्रहालय में है। लिख दो, फटाफट लिखो। लिख दिया होगा, नहीं लिखा? दिखा दूं? वेस्टर्नी बहुत ही शानदार है, मतलब गजब की कलाकारी की गई है इसकी वेस्टर्नी में, ये पक्का मान लो आप। तो मतलब कि चारों ओर की जो बाड़ बनाई गई ना, वो बहुत सुंदर है। तो हटा दूं क्या? ओके। वैसे तो खंडित अवस्था में मैं बता चुका आपको कि ये पोजीशन है, लेकिन इसकी जो वेस्टर्नी है यहां से जो प्राप्त होती है टूटी फूटी, ये अवस्था है, खत्म हो गया है। इसके अवशेष जो है कलकत्ता और भोपाल संग्रहालय में है, मैंने बताया आपको। लेकिन वेस्टर्नी नजर नहीं आ रही मुझे, कहाँ गई है? ये रही। पत्थर को इस प्रकार से गढ़ा जाता था। अब आप देखिएगा कि वेस्टर्न यानी रेलिंग, रेलिंग जो होती है ना, रेलिंग जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं या फिर अपन चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो पास में पकड़ने के लिए कि इधर ना गिरे, रेलिंग, पत्थर के चारों तरफ रेलिंग। ये तो रेलिंग का 1% हिस्सा है। चारों तरफ रेलिंग बनाई गई थी बहुत दूर में। तो मान लो कि ये 100-200 मीटर की बनाई गई होगी, 100 मीटर की भी बनाई गई होगी, तो ये तो शायद 1 मीटर का क्षेत्र ही है। तो 1% है, लेकिन आप देखिए कि कितनी बारीकी से गढ़ाई की गई है, पत्थर की बारीकी से चित्र उकेरे गए हैं। आप देखिए ना, चित्र जो है दिख रहे हैं आपको, गौतम बुद्ध है, चक्र है, ये चित्र जो है ना, ये इनकी जो बनाए जाते हैं रेलिंग के बीच में जो पिलर, उनमें आप कितनी बारीकी से चित्र बनाए गए। तो मतलब बहुत ही अलौकिक है ये, बहुत ही शानदार बनाया गया था। ठीक है, लिख दिया। चूंकि वेस्टर्नी शेष है, मैंने आपको वेस्टर्नी दिखा दी, ये हो गया। अब एक लास्ट बच गया दोस्तों, अमरावती का। बहुत जबरदस्त है अमरावती का, मतलब देखने लायक, इनमें सबसे सुंदर वही है।
ये क्या हुआ? ये शायद वो आ नहीं पाया। ये इसकी सबसे खास बात ये दोस्तों कि मार्बल का प्रयोग किया गया है इसमें। मार्बल का प्रयोग किया गया यानी कि सफेद है, और सातवाहन काल में इसमें मार्बल का प्रयोग किया गया था। तो अब इसका शायद ये है, ये रहा। नहीं, ये स्तूप का एक अंश है, ये वीडियो है। अब इसमें लोगों का ज्ञान ज्यादा बिखरा हुआ है, हकीकत दिखाई भी है नहीं। नहीं, ये भी नहीं है। लगभग इससे मिलता जुलता ही है। अभी इन्होंने अपनी कलाकारी कर दी है, अलग बात है। लेकिन ये वेस्टर्नी जो है, आप समझ गए हैं। ओके, छोड़ो इस बात को। देख तो लिया ना बेटा। हे भगवान। अब इसके इससे समझो कि ये इस प्रकार से डिजाइंड था। इस प्रकार से डिजाइन था, डिजाइन किया गया था कि इसकी कलाकारी मतलब मार्बल पर काम किया गया। बस आप इतना समझ लो। उसमें साधारण पत्थर थे, इसके पत्थर जो हैं वो मार्बल से निर्मित करवाए गए थे। ठीक है, सातवाहन काल में मार्बल का काम इस पर किया गया था। अब समझ, ये दीवार का एक हिस्सा है, ये मूल स्तूप नहीं है। ये उस स्तूप की वेस्टर्नी या दीवार या जो रेलिंग होती थी उसका एक हिस्सा बनाया गया है। तो इस प्रकार से उसको बारीकी से रेलिंग बनाई गई थी। अब आप समझ सकते हैं। अब वो इसमें वो मूल डायग्राम मिला नहीं है, मेरे मोबाइल में है, लेकिन वो मैं यहाँ लगा नहीं सकता क्योंकि मोबाइल आज लाया नहीं हूं मैं, तो गाड़ी में पड़ा है। तो अब आप इसको लिख दें क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है। फटाफट अमरावती का स्तूप की हेडिंग डालो, लिखो तो। अशोक के द्वारा ईंटों से बनवाया गया। अशोक के द्वारा ईंटों से बनवाया गया। ईंटों से बनवाया गया। सातवाहन काल में, हाँ धीरे धीरे, अशोक के द्वारा ईंटों से बनवाया गया। सातवाहन काल में संगमरमर का प्रयोग किया गया। संगमरमर का प्रयोग किया गया। आगे लिख दें, इसके ताकों में ताक, ताक, इसके ताकों में बुद्ध की मूर्तियां स्थापित हैं। बुद्ध की मूर्तियां स्थापित हैं। ओके, तो अब आप, खास बात यह भी है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और इसी स्तूप के पास में उनकी राजधानी बनाई गई है। स्तूप की बिल्कुल सट करके सचिवालय और वहां का विधानसभा भवन बनाया गया है। कहां पर? अमरावती में। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, कोई खास बात है नहीं। चलिए, स्तूप अपने समाप्त हो गए। अब दोस्तों चार पांच बातें बची हैं लोक कला की। पांच ही बात बची हैं, पांच ही लाइन बची हैं बस लोक कला की। तो हेडिंग डाल दें दोस्तों, लोक कला। लोक कला
यानी अभी तक जो हमने पढ़ी वो तो मौर्य मौर्यों के द्वारा, लेकिन मौर्य शासकों के अलावा वहां के जो लोकल लोग थे, जो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जैसे मूर्तिकार हैं, जैसे कुम्हार हैं, उन्होंने भी कुछ मूर्तियां बनवाई। तो अपन लोक कला की यदि बात करें तो इसमें लिख दें, आम जनता, आम जनता के द्वारा आम जनता के द्वारा अनेक मूर्तियों का निर्माण करवाया गया, किया गया, सॉरी, अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया। अधिकांश मूर्तियां यक्ष और यक्ष और यक्षिणी की मिलती है। यक्ष और यक्षिणी की मिलती है, की मिलती है। तो उनमें कौन कौन से यक्ष की मूर्तियां प्राप्त हुई है? एक तो परखम है ना दोस्तों, परखम, ये मथुरा के पास में है परखम। मथुरा से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति, ठीक है। तो मणिभद्र यक्ष की मूर्ति, तो लिख दो इसको, बस इतना ही लिखना है इसमें, और आगे पीछे वर्णन नहीं करना। यक्ष जानते तो हो ना, यक्ष किसे कहते हैं? आप सबका देखा हुआ है, सब जानते हो, बस किसी और नाम से आप लोगों ने उसकी पहचान बना रखी है। जैसे मैं उसका नाम लूंगा आप कहोगे अरे वो ही क्या। यक्ष तीसरी कास्ट है, तीसरी कास्ट, मतलब जैसे एक मानव और एक देवता, तो मनुष्य और भगवान के बीच की जाति है, उनमें भगवान के गुण होते हैं। जैसे कुबेर जी का नाम सुना आपने, धन के देवता कुबेर, वो यक्ष थे। यानी इनका पेट मोटा होता है, कद छोटा होता है, और साथ में होठ बहुत मोटे होते हैं, रंग काला होता है। बोले तो स्माइलिंग बुद्धा, देखा है वो स्माइलिंग बुद्धा? अरे नाम नहीं सुना? तो सुना है, तो वही मैं बात कर रहा हूं, यक्ष होता है। जबकि बुद्ध कभी भी ऐसे नहीं थे, लोगों को पता तो था नहीं कि यक्ष भी है क्या, ना यक्ष के बारे में कोई जानकारी। इसलिए भारत में आप जानते हो कि अंग्रेजी में कुछ भी बिगाड़ के बोल दो चल जाता है। इसलिए उसको देख करके हंसी आती थी लोगों को, बोले ये बुद्ध है, स्माइल कर रहे हैं बस, ये ले, और स्माइलिंग बुद्धा बने। गौतम बुद्ध से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो वास्तव में यक्ष हैं। लोग दुकानों में रखते हैं उसको, जिससे कि अच्छी बरकत हो जाएगी, क्योंकि वो कुबेर जी के प्रतीक है बेटा। तो ये है, आप चाहो तो देख लो ना यार, इतनी देर बात की। पत्थर की बनी हुई मूर्ति उस काल की, अब कहाँ चला गया? आ रहा है, ये लो। हाथ, हाथ टूट गया है,
पेट मोटा है, हाथ टूट गए हैं, ओके, तो ये है, इनमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड नंबर पर लिखें, नंबर 2, नंबर 2, दीदारगंज, दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षी चाम्बर ग्रहणी की मूर्ति। ये भी आपकी सबकी मोटी मोटी देखी हुई है मूर्ति, तो हंसना मत, नहीं हंसोगे पक्का? तो नाक टूट गया है वो अलग बात है, टूट जाने दो, एक हाथ भी टूट गया, तो नाक टूट गया है बेचारी का, चामर ग्रहणी, ओके। तीसरे नंबर पे लिखें लोहानीपुर, लोहानीपुर बिहार से प्राप्त, से प्राप्त यक्ष और यक्षी की मूर्ति। ग्वालियर, लोहानीपुर बिहार से प्राप्त यक्ष और यक्षी की मूर्ति लिख दिया, आगे लिख दें, ग्वालियर से प्राप्त, हाँ अगला नंबर 4, ग्वालियर से प्राप्त यक्ष की मूर्तियां। चलो मौर्य काल के लास्ट हेडिंग डालो फटाफट, 5 मिनट में खत्म करें। हेडिंग डालो, लास्ट हेडिंग डालो, मौर्य काल के महत्वपूर्ण तथ्य, मौर्य काल के महत्वपूर्ण तथ्य, हाँ अलग हेडिंग डालो ना, अब लोक कला से अलग, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें दोस्तों कुछ एक तो टैक्सेशन की बात है, जैसे मौर्य काल में एक कर लगाया गया था, और प्रणय कर, प्रणय कर लगाया गया था और लगाया जाता था, और ये कब लगता था? जब कोई संकट आ जाए, जैसे मान लो कि कोई आफत आ गई, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी, और ये किन पे लगता था? नए शादी जिनकी होती थी उन पर। तो आपातकालीन कर था ये। प्रणय का मतलब प्रेम होता है, तो मौर्य काल में प्रेम करनी पर कर लगता था, आप ये समझ लें। प्रणय जो दंपति में जो प्रेम होता है, प्रणय, उसका ऊपर कर लगता था। तो लिखते जाएं, मौर्य काल में कर, प्रणय कर, दूसरा हिरण्य कर, ये नगद दिया जाता था, नगद लिया जाता था, यानी कि ये अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था।
हाँ नगद, यानी पण में दोगे चांदी के सिक्कों में। हिरण्यकर, उस जमाने में विष्टि ली जाती थी। विष्टि का मतलब बेगार, बेगार का प्रचलन था। लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट काम कराया जाता था। एक होता था तरदेय, तरदेय कर, ये नदियों पर पुल बनाने का लिया जाता था। लिया गया कर। पिंड कर संपूर्ण गांव पे लगता था। पिंड कर ये संपूर्ण गांव से लगाया गया कर। एक पंख, पंकोदर कर, ये यदि कोई कीचड़ फैलाता था, कचरा कीचड़ फैलाने पर लगता था। एक सिंचाई कर भी और लिख दो, उदयक कर। उदयक कर अर्थात सिंचाई कर। पशुओं को चराने पर भी कर लगता था, पर हिनक कर। बाकी एक दो कर मैं पहले बता चुका, तीन कर, भाग, भोग और वेश्यावृत्ति पर कर, गणिका कर। ये मैं तीन पहले बात हो चुकी है अपने, भाग की, भोग की। ये दोनों करूं का तो उल्लेख रुमनोदय्या विलेख में। ठीक है जी, लिख दिया जी। याद कर लो, कैसे करोगे? ऐसे कर लो, जैसे कर लो। प्रणय कर, प्रणय का मतलब प्रेम होता है, ये तो कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपातकालीन कर, ये दो तरह से लिया जाता था, या तो संकट में राज्य हो या संकट में कोई जोड़ा हो। जैसे मान लो कोई बिना ब्याह के ही सड़क के पास बैठ करके गलबैयां कर रहे हैं, अचानक पकड़े गए तो टैक्स दे करके छोड़ा जाता था। आपातकालीन कर, समझ गए? ओके। दूसरा है, अच्छा अभी नहीं छोड़नी ना, हाँ ठीक है। तो दूसरा हिरण्य कर। हिरण्य का मतलब जो सोना, सोना को हिरण्य कहते हैं दोस्तों। सोना नकदी में लिया जाएगा, सोने के रूप में। विष्टि, ये बेगार का नाम है, बेगार को संस्कृत में विष्टि कहते हैं। तर दें, यानी कि तर का मतलब होता है गीला होना। पहले लोग नदियों को पार करते थे तो गीले हो जाते थे, तो वो कहते थे कि हमें उतार दो, हमें तर नहीं होना,
तो पुल बनाने पे कर दे दो फिर। पिंड कर, एक गोत के जो लोग हैं गांव में जो बसते हैं वो एक पिंड सपिंड कहलाते हैं, और वो पिंड दान करते थे। तो ये कर जो था पिंड दान पर संपूर्ण गांव से। पंख का मतलब कीचड़, कीचड़ को कहते हैं पंख, तो पंखोदर मतलब कीचड़ पर कर। और उदेक कर का मतलब सिंचाई कर। उदेक मतलब क्या, सिंचाई, सिंचाई को उदेक कहते थे। और परहिनक यानी पशु हिन हिनाते थे, घोड़ा हिन हिनाएगा, तो परहिनक कर मतलब पशु चरनी पर कर। अभी नहीं छोड़ रहा मैं, पूरा कराऊंगा अभी। मैं ठीक 9 मिनट बाद छोड़ूंगा 12:50 पर, ठीक है। अब एक बात और सुन लो, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की मौर्य काल में कुएं पक्के बनाए गए। पहली बार भारत में क्रांति हुई, कुओं को पक्का बनाया गया। आज ये कुएं निकलते हैं खुदाई में, और इनको रिंग वेल कहा जाता है। रिंग वेल अर्थात कुएं को इस प्रकार से बनाया जाता था रिंग के आकार में, पक्का रिंग वेल, यानी कि छल्लेदार कुएं। क्योंकि कुआं गोल होता है तो दीवार जो है उसकी गोल गोल बनाई जाती थी। एक दीवार 2-2 फीट की, फिर उसके ऊपर दूसरी दीवार 2-2 फीट की, फिर उस पर तीसरी दीवार, इस प्रकार से बनाए जाते थे। तो ये बात लिखो नीचे, लिखो नीचे। मौर्य काल में रिंगवेल या छल्लेदार कुएं, रिंगवेल या छल्लेदार कुएं बनाने का साक्ष्य मिलता है। का साक्ष्य, रिंगवेल या छल्लेदार कुएं बनाने का साक्ष्य मिलता है। आगे लिखें, अर्थशास्त्र में दोबारा, तो तुम बात मत करो, तुम गाजर बेच रहे हो, बीच बीच में मूली बेच रहे हो और फिर लिख भी रहे हो, तो ये बेचना बंद करो रे। लिखो, मौर्य काल में रिंगवेल या छल्लेदार कुएं बनाने का साक्ष्य मिलता है। अगला लिखें, अर्थशास्त्र में वर्ष में 3 बार फसल लेने का, वर्ष में 3 बार फसल लेने का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। चावल की फसल को उत्तम बताया गया है, चावल की फसल को उत्तम बताया गया है। ये पेजेस दिए जा रहे हैं, और कौन से मास्टर ने आपको बढ़िया पढ़ाया, किसने कौन सी कमी रखी, तो इसमें आप जो है मार्किंग दोगे। ओके, तो इसमें टीचिंग परसेंटेज और कमेंट्स, तो फटाफट आज नहीं भरना, घर से भर के ले आना, क्योंकि मेरे सामने रहोगे तो आपको यूं लगेगा कि गुरुजी की तो पढ़ाई कर ही देते हैं। लेकिन हाँ, कोई मेहनत कर रहा है उस गुरु को सपोर्ट करना, और जो कम मेहनत कर रहा है उसको थोड़ा कम। ओके, अरे आप चुपचाप बैठे रहो, मैं लिखवा रहा हूं, मैं फिर इनको याद भी कराऊंगा आपको। आपने लिख दिया क्या? अरे आप भी नहीं भरने बावड़ो, घर से भर के लाने हैं। आगे लिखो, अर्थशास्त्र में मुझे लगता नहीं कि आज ये टॉपिक मैं पूरा करा पाऊंगा।
तो लिखो दोस्तों, अर्थशास्त्र में दक्षिण भारत के, पहली लाइन पूरी होगी बेटा तेरी, अब लिखा आगे। अर्थशास्त्र में दक्षिण भारत के अर्थशास्त्र में दक्षिण भारत के मार्गों को श्रेष्ठ बताया गया है। श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि इन मार्गों से सोना चांदी आता था। सोना चांदी आता था। तो अब मैंने जो कुछ आपको बताया एक बार दोबारा देखो इसको। सोना चांदी क्यों आता था? क्योंकि दक्षिण भारत में विदेशों से व्यापार होता था, समुद्री मार्ग है ना दक्षिण भारत में, तो समुद्रों के कारण मसाले बेचते थे, सोना चांदी आता था। और उत्तरी भारत में सोना चांदी कहां से आता था? यहीं से। किसकी क्लास? ओके, अब एक बात सुन लो, आज जो दिए गए मैं कल आपको याद तो कराऊंगा, कल मुझे आज जो भी पढ़ाया ना उसे याद करा दूंगा, लेकिन मेरी बात सुन लो। ये आरके सर हैं 10 नंबर पे भारत का भूगोल, इनकी क्लास लगानी है या नहीं? ओके, अरे लिख देना ये बात, इसीलिए तो दिया है, लगानी कि नहीं लगानी वहां लिख देना, मेरे को बोलने से थोड़ी होगा। आप ये बात इसमें लिख देना, कौन कौन से गुरुजी की क्लास लगानी है आपके हाथ में है, वही ठिकाना। और एक सजेशन है, सजेशन लास्ट में, अरे सजेशन का बिंदु भी है लास्ट में, तो प्रत्येक गुरुजी को एक एक सजेशन भी ठोक मारना और बढ़िया पढ़ा दे, ऐसा सजेशन। ओके दोस्तों।